नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम बात करते हैं दुनिया में चल रही जंग के बारे में कि आखिरकार आज क्या कुछ वहां से अहम निकल करके सामने आया है जो जानने आपके लिए बेहद जरूरी है। तो विस्फोट में आज किन किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी, सबसे पहले वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के प्लान की। प्रॉक्सी से किस तरीके से शुरुआत की जा रही है, क्या शुरुआत की जा रही है, आपको बताएंगे। अमेरिका और इजराइल ने कौन सी नई प्लानिंग कर ली है। एक तरफ अमेरिका ईरान की घेराबंदी और ज्यादा कड़ी कर रहा है, खामनेई को लगातार धमकी पर धमकी दे रहा है, ईरान पर दबाव भी बनाया जा रहा है ताकि वो दबाव में समझौता कर ले। तो दूसरी तरफ इजराइल ने अप्रत्यक्ष रूप से जंग का आगाज कर दिया है। इजरायली सेना लगातार ईरान के प्रॉक्सी संगठन को कमजोर करने के मिशन में जुटी हुई है ताकि ईरान पर हमले के दौरान इसके प्रॉक्सी किसी के लिए, अमेरिका या इजराइल के लिए किसी भी तरीके से मुसीबत ना बन जाए। बात इसके साथ हम करेंगे ईरान की रणनीति की भी। ईरान ने अमेरिका पर पलटवार की पुख्ता योजना तैयार कर ली है और इस योजना के टारगेट पर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन भी तैयार कर लिए हैं और ये किसी भी वक्त लॉन्च किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने समंदर में ऐसे युद्धपोत भी तैयार किए हैं जिन्हें डुबोना लगभग नामुमकिन है। अब वो कौन से युद्धपोत हैं और कितने खतरनाक हैं, आज हम आपको बताएंगे। और बात रशिया और यूक्रेन की भी करेंगे, क्योंकि इस जंग के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इसके साथ ही अब यूक्रेन की रणनीति काफी आक्रामक हो चुकी है। उधर अब इस जंग के परमाणु युद्ध में बदलने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि खबर है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार मिल सकते हैं। ऐसे में आशंका है कि रूस यूक्रेन या यूरोप के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इस बारे में भी आपको और ज्यादा जानकारी देंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। और खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी तेज कर दी है। बहरीन में मौजूद 5वें बेड़े में अब हलचल देखने को मिल रही है। युद्धपोत हो, डिस्ट्रॉयर हो, उन्हें ईरान की तरफ मूवमेंट कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। अब अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने ईरान की तरफ अपनी जो घेराबंदी है उससे बढ़ाना और ज्यादा शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जो बहरीन में मौजूद 5वां बेड़ा है उसमें हलचल तेज देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले दिनों चर्चा ये थी कि अमेरिका ने कुछ जगहों से अपने सैन्य बेड़े कम करने शुरू किए हैं, लेकिन बहरीन उसमें एक नाम शामिल था। लेकिन अब यहाँ पर यह अपडेट मिल रहा है कि यहाँ पर 5वें बेड़े में हलचल तेज हो गई है, यानी जो बेड़े वहां पर पहले से मौजूद है अब उसमें भी हलचल देखी जा रही है। युद्धपोत हो, डिस्ट्रॉयर हो, उन्हें सीधे सीधे ईरान की तरफ मूवमेंट करने के लिए कह दिया गया है। ईरान की तरफ बढ़ जाइए, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में अपने एयरबेस बनाए हुए हैं और उन्हीं की मदद से अमेरिका अब ईरान की घेराबंदी को तेज करते जा रहा है। जो 5वां बेड़ा है बहरीन में मौजूद उसमें हलचल है। युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर की जो मूवमेंट है वो लगातार वहां पर देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में अमेरिका ने अपने युद्धपोत अलग उतारे हुए हैं। बहरीन में जो युद्धपोत वगैरह तैनात किए गए हैं उसमें भी अब हलचल शुरू हो गई है, यानी उन्हें ईरान की तरफ बढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया है। 200 फाइटर जेट्स, अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, उनकी तैनाती बहरीन में जो तैनाती है उससे आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तरीके से इजराइल में एक तैनाती की गई है, उसे भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है कि कभी भी जंग का आगाज हो सकता है और कभी भी ईरान पर हमला करना पड़ सकता है, तो तैयार रहिए। ये सीधे तैयारियां की गई है। अब एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि ये खबर क्या है आखिरकार और क्या तैयारियां की जा रही है। तो तैयारी ये हो रही है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान से ये समझ में आता है। उनका बयान है कि ईरान पर हमले के लिए विकल्प मौजूद है। अब ये कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं जो हमले के लिए मौजूद है। ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, ये वेंस कह रहे हैं। ईरानी परमाणु हथियार यूएस के लिए खतरा है, ये भी वेंस की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमले के लिए विकल्प मौजूद है और ये वही विकल्प है जो पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताए गए थे कि 2 तरीके से हम हमला करेंगे। पहले छोटे छोटे हमले करके प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं मानता है ईरान तो एक बड़ा हमला किया जाएगा। और इसी की बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान पर हमले के विकल्प मौजूद है। उनका कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और यह परमाणु हथियार यूएस के लिए खतरा है। अब ये अमेरिका समझ नहीं पाता या दुनिया को समझा नहीं पाता कि आखिरकार किस तरीके की कूटनीति पर वो आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि सऊदी अरब में भी इसी तरीके से परमाणु हथियार बनने शुरू हो गए। अगर ये मिडिल ईस्ट के लिए खराब है तो ईरान के लिए बस खराब है। ईरान की वजह से ही सिर्फ दिक्कत है, क्योंकि आगे बढ़ के सऊदी अरब को खुद ये अमेरिका कह रहा है कि आप जाइए और परमाणु हथियार बना लीजिए। लेकिन ईरान के परमाणु हथियार बनाने से आखिरकार अमेरिका को इतनी दिक्कत क्यों है?
अरब वर्ल्ड में बारूदी बिसात बिछ चुकी है। अमेरिका के जंगी जहाज लंगर डाल चुके हैं। लड़ाकू विमान आसमान में ड्रिल कर रहे हैं। कमांडो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के आसपास अमेरिका ने जबरदस्त तैयारी की है। अमेरिका ने जितने जहाज, फाइटर जेट्स, जवान और कैरियर स्ट्राइक्स ग्रुप्स तैनात किए हैं, इतनी सेना तो कई देशों के पास है ही नहीं। जंग की तैयारियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार धमकी दे रहे हैं। ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने से रोकने की कोशिश में लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर संबोधन दिया। उन्होंने ईरान की खामनेई सरकार पर दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि ईरान की इस्लामिक सरकार ने अपने ही देश के 32,000 लोगों की जान ले ली। ट्रंप यहां नहीं रुके। उन्होंने अमेरिकी जवानों की मौत के लिए ईरान के इस्लामिक शासन को जिम्मेदार बताया। साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की जनता के सामने ईरान पर एक्शन के लिए मंच तैयार कर लिया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। बहाना खोजा जा चुका है। मिलिट्री एक्शन को बदले से जोड़ा जा चुका है। यानी अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमले का बिगुल बजा सकता है और मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में झुलस सकता है। और अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ क्या क्या तैयारियां की गई हैं, क्या उसने सोच रखा है, वो आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिका ने ईरान के पास सैन्य मौजूदगी को और ज्यादा तेज कर दिया है। वहां पर सेना की उपस्थिति को अब बढ़ाया जाने लगा है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन सबसे ताकतवर है, उसे भी वहां पर तैनात किया जा रहा है। 3 से 4 सहयोगी युद्धपोत भी वहां पर तैनात किए जा रहे हैं। पर्शियन गल्फ में कई डिस्ट्रॉयर पहले से तैनात है। F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट एक्टिव हो गया है। मिडिल ईस्ट में 30,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक पहले से तैनात हैं। 150 लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। ईरान के तट के पास ये मौजूदगी है। इतनी बड़ी संख्या में ये जो तैनाती की गई है, ये 2003 के बाद सबसे बड़ी तैनाती है। लेकिन इस तैनाती के आगे क्या प्रेशराइज होकर के ईरान अपने घुटने टेकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिनेवा में आज एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच बैठक होने जा रही है। एक बार फिर दोनों देशों के प्रतिनिधि एक समझौते के मसौदे को तैयार करने के लिए मंथन करेंगे। बैठक से पहले ही अमेरिका ने ईरान पर दबाव को कुछ और बढ़ा दिया। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने के लिए फिर से कई प्रतिबंध थोप दिए, जिनके चपेट में 4 लोग समेत कई संस्थाएं और ऑयल टैंकर्स भी आ गए हैं। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और हथियारों की खरीद फरोख्त से जुड़े 30 से ज्यादा लोग, संस्थाएं और कच्चे तेल की तस्करी करने वाले शैडो फ्लीट के टैंकर पर एक्शन लिया गया है। आरोप है कि ईरान इसका इस्तेमाल चोरी छिपे तेल बेचने और अपना खजाना भरने के लिए करता है। अमेरिका का दावा है कि प्रतिबंध ईरान के नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए है, जो बैलिस्टिक मिसाइल और अत्याधुनिक हथियार बनाने के लिए कच्चा माल और मशीनरी सप्लाई करते हैं।
अमेरिका का आरोप है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल अपने नागरिकों के दमन और आतंकी संगठनों को पालने में कर रहा है। साफ है कि ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तहत अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं ताकि ईरान की आर्थिक स्थिति खराब हो और वो अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने के लिए राजी हो जाएं। और खबर यह है कि यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की चेतावनी भी सामने आ गई। अमेरिका के लिए ये बड़ा खतरा है ईरान, ये रूबियो कह रहे हैं। अमेरिका के लिए ईरान की मिसाइलें सबसे बड़ा खतरा है, ये बड़ी बात कही गई है। यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। उनका कहना है कि ये अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है। ईरान को वो खतरा बता रहे हैं। अमेरिका के लिए ईरान की मिसाइलों को भी खतरा बता रहे हैं। अमेरिका के लिए है ईरान की मिसाइलें, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो ये बड़े बयान दिए जा रहे हैं मार्को रूबियो की तरफ से। अमेरिका के विदेश मंत्री, इनकी तरफ से ये बयान आ रहे हैं, बयान पर बयान आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री अब इस तरीके से ही ईरान से भी बयान सामने आ जाते हैं। वहां के विदेश मंत्री भी इसी तरीके से बयानबाजी करते हैं। अब्बास अराक्ची बार-बार ये कहते हैं कि हम घुटने नहीं टेकेंगे। यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ये कहते हैं कि ये खतरा है ईरान अमेरिका के लिए, और इसीलिए वो पीछे पड़ा हुआ है कि किसी भी तरीके से इनका जो मिसाइल प्रोग्राम है हम उसे रुकवा दें, हम उसे पूरी तरीके से खत्म करवा दें, ताकि ये खतरा हमारे लिए कभी खड़ा नहीं हो पाए। उन्हें ये लगता है कि वो इजराइल का साथ देते हैं। और वैसे भी ईरान और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे रही है, ये हर कोई जानता है कि उनके बीच में आखिरकार क्या हुआ। इस्लामिक क्रांति और इन सब से जुड़ा हुआ अमेरिका का वो हिस्सा जो ईरान कभी भी उसके लिए खतरे के तौर पर खड़ा हो सकता है, ये अमेरिका मानता है। अब यही बात एक बार फिर से मार्को रूबियो की तरफ से दोहराई गई है। कहा गया है कि ये चेतावनी है। इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी की है। ये बताया जा रहा है कि इजराइल ने भी ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका के सहयोगी के रूप में इजराइल रह सकता है और रहेगा। इजराइल के एयरफोर्स में ही 280 से ज्यादा विमान है। इजराइल अपने लड़ाकू विमानों के लिए जाना जाता है, इसीलिए अभी तक वो मैदान में टिका हुआ है हमास, हिजबुल्लाह और हुती के खिलाफ। आईडीएफ के पास F-35 है, F-16 है, F-15 है, तो ये तमाम लड़ाकू विमान है उसके, जो उसे मजबूती प्रदान करते हैं। और अगर अमेरिका लड़ेगा तो F-35 हो, 15 हो, 16 हो, ये पहले भी वो अपने साथ लेकर के आया। जरूरत पड़ेगी तो इजराइल भी इसका उपयोग करते हुए नजर आएगा। दो तरफा वॉर होगी ये, एक तरफ बीच में ईरान, एक तरफ से इजराइल, दूसरी तरफ से अमेरिका, दोनों मिलकर के अटैक करेंगे। और इजराइल पहले भी कह चुका है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है। ईरान भी यही दोहराता है हमारी तैयारी पूरी है। अमेरिका भी यही दोहरा रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। सबकी तैयारी पूरी है। वह इंतजार 26 तारीख का हो रहा है कि वहां पर टेबल पर बातचीत के माध्यम से क्या हल निकलता है। लेकिन कई विस्फोट देखे गए राजधानी तेहरान में, इन सब के बीच में इजराइल पर आरोप भी लग रहे हैं कि इजराइल की तरफ से ये सब कुछ किया गया है। हालांकि इजराइल अभी भी ये कह रहा है कि उसकी तैयारी पूरी है, उसके पास जो फाइटर जेट है ये उसकी ताकत है। आईडीएफ का दम पिछले 3 सालों से पूरी दुनिया देख रही है और पहले से जानते हैं कि मोसाद किस तरीके से काम करता है। मोसाद और सीआईए मिल करके जब काम करती है तो हर जगह की सूरत बदल करके रख देती है, और ये सूरत उनकी तरफ से ईरान में भी बदली जा सकती है। अब दो खबरें हैं ये कि किस तरीके से एक तरफ ये कहा जा रहा है रूबियो की तरफ से कि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो अमेरिका के लिए है, ईरान अमेरिका के लिए खतरा है। तो इजराइल ये कह रहा है कि वो सहयोगी के रूप में रहेगा अमेरिका के साथ। एयरफोर्स में उसके 280 से ज्यादा विमान है। आईडीएफ के पास F-35 है, 16 है, और F-15 भी मौजूद है। तो इसका उपयोग क्या आने वाले वक्त में किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि 200 फाइटर जेट्स तो अमेरिका ने अपने भेजे हुए हैं। और अगर इजराइल के तरफ ये मिसाइलें बढ़ती है तो इजराइल भी भरपूर जवाब देने के लिए तैयार नजर आता है। इजराइल ये कहता है कि अगर हमारी तरफ मिसाइल आई तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इजराइल इसीलिए बार बार ये कहता है कि उसके पास जिस तरीके से सेजिल मिसाइल है, खुर्रमशहर मिसाइल है, ये उसके लिए सबसे बड़े नाक में दम करने वाली मिसाइलें हैं, क्योंकि इनकी रेंज 3000 किलोमीटर से शुरू होकर के 2000 किलोमीटर तक है। नुकसान अगर किसी को सबसे ज्यादा होगा तो वो इजराइल को ही होगा। इजराइल ये भी कहता है कि मिसाइल प्रोग्राम पर ईरान की रोक लगनी चाहिए। सिर्फ परमाणु पर वार्ता नहीं होनी चाहिए, मिसाइल्स पर भी वार्ता होनी चाहिए। अब जरा रिपोर्ट देखिए कि बातचीत के माध्यम से क्या सच में कोई भी सफल परिणाम हाथ लगेगा इन देशों के?
ट्रंप ने एक और संबोधन में ईरान के खिलाफ एक्शन के संकेत दिए। दूसरी ओर गैंग्स ऑफ 8 से बैठक हुई। हालांकि बैठक की जानकारी नहीं मिली, लेकिन माना जा रहा है कि बैठक में अमेरिका ने कुछ ऐसे सबूत दिखाए जिनके बाद ईरान पर हमला करना जरूरी हो जाए। इस बीच अमेरिका के सहयोगी इजराइल में जंग की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिटेन के लेकनहीथ एयरबेस से 12 F-22 फाइटर जेट्स इजराइल के ओवेदा एयरबेस पहुंचे। इजराइल में ईरान के खिलाफ एक्शन की तैयारी तेज हो गई है। एयरफोर्स का युद्धाभ्यास जारी है। इस बीच लेबनान में हमले भी किए जा रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका का मिशन अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन इजराइल अभी से ईरान के खिलाफ मिशन की शुरुआत कर चुका है। इजरायली सेना लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है। इस बीच हमास के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि ईरान से जंग के दौरान प्रॉक्सी संगठन परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लिहाजा इजराइल को ईरान के प्रॉक्सी संगठनों हिजबुल्लाह, हूती और हमास से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि अभी तक ये साफ हो चुका है कि ईरान पर हमले अमेरिका ही करेगा, लेकिन संभव है कि उसे दूसरे सहयोगियों की जरूरत भी पड़े। ऐसे में इजराइल की सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इजराइल में थाद, पेट्रियट, डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही लेजर बीम वाले डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जा चुका है, जो मिसाइल या ड्रोन पर लेजर से हमला कर सकता है और एक साथ कई हमलों को नाकाम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आइए आपको बताते हैं अमेरिका में सक्रिय ईरान के वो हथियार कौन से हैं जो कभी भी अमेरिका को गहरे जख्म दे सकता है। तो अमेरिका में एक्टिव ईरान के जो खतरनाक हथियार हैं वो ईरान के एजेंट से अमेरिका के शहरों में ये छिपे हुए बैठे हुए हैं। और यही हम कह रहे थे आपसे कि CIA हो या मोसाद हो, ये मिलकर के काम करते ईरान के कई शहरों में फैले हुए भी है। एजेंट ईरानी या आपराधिक नेटवर्क के जरिए मिशन पर भेज दिए जाते हैं, ये भी पूरी तरीके से सच है। अमेरिका के अंदर साइबर हमले और ड्रोन हमलों की तैयारी भी इनके माध्यम से की जाती है। ये पूरा रह करके वहां पर रेकी करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। इसके बाद IRGC ऑनलाइन ग्रूमिंग के जरिए भी भर्ती कर रहा है। IRGC की भी तैयारी इसी तरीके से चलती है जैसे कि मोसाद और CIA काम करता है। ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में IRGC का नेटवर्क एक्टिव है। यही वजह है कि अमेरिका ने हाल फिलहाल में बहुत सारी जगहों से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाना शुरू कर दिया। 50 कर्मचारियों को वापस बुलाया उसने, क्योंकि उसे पता है कि ईरान की जो ग्रूमिंग गैंग है वो वहां पर घूम रही है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें नहीं है, हालांकि ये कहा जाता है, लेकिन उसकी मिसाइलें जिस तरीके से अब संख्या में बढ़ते जा रही है, डर सबसे ज्यादा अगर किसी को सता रहा है तो वह इजराइल को सता रहा है। दुनिया भर में फैला हुआ ये प्रॉक्सी नेटवर्क उसका सबसे बड़ा ताकत है। सबसे बड़ा पावर जो है वो ये प्रॉक्सी ही है, जो कभी हूती हिजबुल्लाह के रूप में सामने आ जाते हैं तो कभी इस तरीके से नेटवर्क के रूप में सामने आ जाते हैं। तो अमेरिका के शहरों में छिपे बैठे हुए एजेंट ईरानी आपराधिक नेटवर्क के जरिए मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका को अपने कॉन्सुलेट को कई जगह से बंद करना पड़ा है, अपने उच्चायुक्त को वहां से वापस बुलाना पड़ा है। अमेरिका के 50 उच्चायुक्त को वापस बुला लिया गया है, क्योंकि उन्हें डर है कि जो ये ईरानी एजेंट है वो अमेरिकियों को नुकसान न पहुंचा दे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी तो की है, लेकिन एक खतरा ईरान के अंदर भी पनप रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान में विद्रोही संगठन खामनेई सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। मध्य तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के सरकारी आवास पर हमला किया गया। खामनेई पहले ही सीक्रेट बंकर में शिफ्ट हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के सरकारी आवास पर हमले के मामले में इस हमले की जिम्मेदारी पीपल्स मुजाहिदीन नाम के संगठन ने ली है। संगठन का कहना है कि हमला करने वाले उसके 100 सदस्यों को ईरान की सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ सदस्यों की हत्या भी की गई।
मुजाहिदीन संगठन का दावा है कि खामनेई के आवास पर हमले के दौरान ईरान के कई सैनिक भी मारे गए, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MEK 250 मुजाहिदों ने मध्य तेहरान में इस्लामिक रिपब्लिक के नेता के दफ्तर और आवास पर हमला किया। हमलावर आधुनिक हथियारों से लैस थे। ईरान में तनाव शुरू होने के साथ ही अयातुल्लाह अली खामनेई अपना आवास छोड़ बंकर में जा चुके हैं। उनके आवास और दफ्तर की जिम्मेदारी बेटे मुज्तबा खामनेई संभाल रहे हैं। और खबर यह है कि हिजबुल्लाह की अमेरिका को बड़ी धमकी भी सामने आई है, जहां खामनेई पर हमले को लेकर के चेतावनी दी गई है। ये प्रॉक्सी संगठन ही है ईरान के, जो अब अमेरिका को आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि खामनेई पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है कि अब अमेरिका को आंख दिखाई गई है हिजबुल्लाह की तरफ से खामनेई को लेकर के, कि अगर खामनेई पर हमला होता है तो अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और खामनेई पर हमला किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरा हिजबुल्लाह की तैयारी भी देख लीजिए। यह हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों के लिए जाना जाता है, अपनी इस गैंग के लिए जाना जाता है कि वो किस तरीके से इन्हें ट्रेन करता है। हिजबुल्लाह और हूती दोनों को अगर हथियार उपलब्ध करवाए जाते हैं, पैसे उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो सीधे सीधे ईरान पर ये आरोप लगते हैं कि उसकी तरफ से ही ये सब कुछ उन्हें भेजा जाता है। ये ईरान के सीधे सीधे प्रॉक्सी संगठन है। अब यही ईरान के प्रॉक्सी संगठन आंख दिखा रहे हैं अमेरिका को, और ये प्रॉक्सी संगठन अमेरिका के लिए दरअसल चुनौती है, क्योंकि इनके पास वो तकनीक है जो अमेरिका के बहुत सारे जवानों के पास नहीं है। उन्हें नहीं पता कि पहाड़ पर जाकर के कैसे लड़ना है, वो नहीं जानते कि बर्फ में जाकर के कैसे लड़ना है, लेकिन ये हिजबुल्लाह जानता है। ये पूरी तरीके से जानता है कि पहाड़ों पर जाकर के किस तरीके से लड़ना है, और ये पिछले 2 सालों से 3 सालों से युद्ध में बना हुआ है इजराइल के साथ। इजराइल हालांकि हर मोर्चे पर इन्हें पटकनी जरूर देता है, लेकिन इनका नुकसान भी बहुत ज्यादा कर देता है इजराइल का, IDF का। अब ऐसे में अगर उसने अमेरिका को आंख दिखाई है, तो अमेरिका हालांकि ये कह रहा है कि वो तैयार बैठा हुआ है, अपने फाइटर जेट्स ला करके वो दिखा रहा है, शोकेस कर रहा है मिडिल ईस्ट में कि आखिरकार उसके पास क्या क्या है, और अगर हमला होता है तो उसे किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब जरा ये समझ लीजिए कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा गया है, तो हूती भी बहुत जल्द ही फ्रंट फुट पर आएगा खामनेई को लेकर के चेतावनी देते हुए अमेरिका को। अमेरिका को भी चेतावनी दी जाएगी, इजराइल को भी चेतावनी दी जाएगी, और हूती भी सामने आकर के यही कहेगा कि खामनेई पर किसी भी तरीके का हमला हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो ये जो तैयारियां हैं, ये हर ग्रुप की तरफ से की जा रही है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी, हूती की तरफ से, और इन्हें भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो IRGC का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह और हूती दोनों को ही मैदान में उतरना होगा, ताकि इजराइल को एक तरफ संभाल सके तो दूसरी तरफ अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दे सके। ईरान के खिलाफ अमेरिका के एक्शन में पश्चिमी देश भी साथ दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब नेटो का रुख रूस से हटकर ईरान की ओर हो गया है। नेटो के अवाक्स विमान तुर्की के कोन्या एयरबेस से उड़ान भर रहे हैं। ये विमान अब रूस की जगह ईरान की ओर नजर गड़ाए। अवाक्स विमान एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। ये आसमान से दुश्मन की निगरानी कर सकते हैं, दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन और विमानों पर नजर रख सकते हैं, साथ ही अपने फाइटर जेट्स और सेना के बीच तालमेल का भी काम कर सकते हैं। ये विमान अब तक यूक्रेन जंग की वजह से रूस की जानकारी जुटा रहे थे, लेकिन अब ईरान से टेंशन की वजह से इनका फोकस ईरान पर हो गया है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी देशों के डिप्लोमेट्स भी अमेरिका और इस्राइल का साथ दे रहे हैं कि ईरान में राजनयिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।
ईरान का आरोप है कि एक डच राजनयिक को सैटेलाइट फोन और स्टारलिंक टर्मिनल की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्हें देश छोड़ने को कह दिया गया। इससे पहले भी ईरान में हुए प्रदर्शनों के दौरान जब इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी ताकि प्रदर्शनकारियों के दमन की तस्वीरें बाहर ना आ सके, उस दौरान स्टारलिंक टर्मिनल बांटे जाने की खबर सामने आई थी और उनका जमकर इस्तेमाल भी हुआ। और आईआरजीसी की तरफ से जंग की तैयारियां तेज होती जा रही है और उसने यूएस के एयरबेस की कॉपी को तबाह कर दिया है। यूएई में है अमेरिका का अल दफरा बेस। ड्रिल के जरिए ईरान की अमेरिका को चेतावनी देखने को मिली। आपको याद होगा कि आईआरजीसी की तरफ से एक सैन्य ड्रिल की जा रही है और उसमें उसकी तरफ से ये यूएस का एक एयरबेस का कॉपी बनाया जाता है जिसे वो तबाह कर देता है और ये हूबहू कॉपी होता है यूएई में अमेरिका का जो अल दफरा बेस है उसका। ये ड्रिल के माध्यम से ईरान की अमेरिका को चेतावनी है कि अगर हम इसे तबाह कर सकते हैं तो हमें वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम उसे भी तबाह कर सकते हैं। अब आईआरजीसी ये कहने की कोशिश कर रहा है अपनी सैन्य ड्रिल को दिखा करके कि उसकी तैयारियां मजबूत हो गई है, सिर्फ पूरी नहीं हो गई है, मजबूत हो गई है। और ईरान बार बार ये कह भी रहा है कि इस बार वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उतरेगा। अल दफरा बेस है यूएई में अमेरिका का, अब उसकी कॉपी को तबाह किया गया है। किसकी तरफ से तबाह किया गया है? आईआरजीसी की तरफ से तबाह किया गया है। ये कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हैं, लेकिन इन्हीं तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो एयरबेस बनाया हुआ है, जो यूएई का एयरबेस बना हुआ है, उसी तरीके से एक एयरबेस बनाया जाता है। ये तस्वीर उसकी निकल करके सामने आती है और उसे यहाँ पर तबाह कर दिया जाता है। आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी जारी, ये एयरबेस दरअसल बनाया गया उनकी तरफ से, ये पूरी तैयारी उनकी तरफ से की गई है और इसके माध्यम से इसे तबाह करके आईआरजीसी ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर इसे तबाह कर सकते हैं तो अल दफरा तक भी पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, उसे भी हम तबाह कर देंगे। ये ड्रिल की जा रही है उनकी तरफ से, बार बार ये ड्रिल देखने को मिल रही है और अमेरिका को चेतावनियां दी जा रही है आईआरजीसी की तरफ से। अमेरिका के जितने भी मंत्री है वो भी इसी तरीके से चेतावनी ईरान को देते हुए नजर आ रहे हैं। अब खबर यह है कि चीन के अमेरिका इजराइल को सीधी धमकी देखने को मिली है। चीन ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है, रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई रोकने की धमकी दी है। ईरान पर हमला हुआ तो ये सप्लाई रोक देंगे, ये चेतावनी है। यूएस और इजराइल की मिलिट्री इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप हो जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अगर ऐसा हो जाता है तो यूएस और इजराइल के लिए ये मिलिट्री इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो जाएगी। आखिरकार वो किस तरीके से अपने आप पर हथियार बना पाएगा? ईरान पर हमला होने पर यह धमकी दी गई है चीन की तरफ से कि रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई को पूरी तरीके से रोक देंगे, यानी कि उनकी जो आर्म्स इंडस्ट्री है उसको एक भारी नुकसान पहुंचा देंगे। ये रेयर अर्थ मिनरल्स, ये मेटल बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी हथियार को बनाने के लिए। अब अगर ये हथियार ही नहीं बना पाएंगे यूएस और इजराइल तो फिर आखिरकार किस तरीके से आंख दिखाएंगे, किस तरीके से वो लड़ेंगे? इसीलिए ये तैयारी की गई। दो खबरें हैं कि ड्रिल के माध्यम से एक तरफ आईआरजीसी आंख दिखा रहा है अमेरिका को, उसे चेतावनियां दे रहा है, दूसरी तरफ चीन पूरी तरीके से खोल करके सामने आ गया है। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति चीन जाने वाले हैं, लेकिन उस सबके पहले अगर चीन इस तरीके से बर्ताव करेगा तो अमेरिका वो जाएंगे या नहीं जाएंगे उस पर तो सस्पेंस बनेगा ही, लेकिन चीन जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये चीन ने सीधे तौर पर पहली बार धमकी दी है इस दौरान कि वो रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई रोक देगा। कौन कौन से वो देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हुए हैं? चीन और रूस, और ये आईआरजीसी के साथ ड्रिल में भी बाकायदा साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ये पहली चेतावनी है और ये आखिरी भी हो सकती है। ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा समंदर में मौजूद अमेरिकी बेड़ा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बड़ी जंगी तैयारी की है। ईरान ने हॉर्मुज के पास मौजूद कई छोटे छोटे द्वीपों को लॉन्चर्स में तब्दील कर दिया है। यहां हथियारों की तैनाती की गई है।
अमेरिकी सेना इन द्वीपों को डुबो नहीं सकती, साथ ही इनसे लंबे समय तक हमले किए जा सकते हैं। ईरान ने इन द्वीपों पर मिसाइल और ड्रोन तैनात किया है, साथ ही रडार स्टेशन भी बनाए गए हैं जो अमेरिकी सेना की हर मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। ईरान ने इन द्वीपों पर 150 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलें और ड्रोन तैनात किए हैं। इनकी रेंज में ओमान की खाड़ी और अरब सागर तक का एक बड़ा हिस्सा आता है। यहां से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ईरान ने इन द्वीपों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि अमेरिका और इजराइल के हमलों से इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। ईरान ने द्वीपों पर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाई है ताकि अमेरिकी हमलों से इन्हें नुकसान ना हो। इसके अलावा द्वीपों के आसपास समंदर में माइंस बिछाई जा चुकी हैं ताकि कोई भी जहाज इनके करीब आए तो तबाह हो जाए। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास छोटे द्वीपों को जंगी जहाजों में तब्दील कर दिया है। कौन कौन से वो द्वीप है, चलिए आपको बताते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास छोटे छोटे द्वीपों पर हथियारों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। इसमें शामिल है केश्म द्वीप, इसके साथ ही ग्रेटर तुम्स, लेजर तुम्स, अबू मूसा, सिरी द्वीप, इन पर यह तैयारियां की गई है। द्वीपों पर कादिर क्रूज मिसाइल तैनात की गई है जिसकी क्षमता 300 किलोमीटर तक की है। यह 300 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को एम को भेद सकता है। IRGC ने फतेह 1 मिसाइल भी वहां पर तैनात कर दी है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। ईरान ने मुहाजिर 6 ड्रोन भी यहां पर तैनात किए हैं और ये 200 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं। अबू मूसा, ग्रेटर तुम्स, लेजर तुम्स, इन सब पर दूसरे हथियार भी तैनात किए गए हैं जिसमें 25 किलोमीटर की रेंज वाली SS-6 मिसाइल है, 40 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम राद 2M तोप और 200 किलोमीटर दूर तक हमला करने का मादा रखने वाली सीरसकर एंटी शिप मिसाइल भी तैनात की गई है। केश्म द्वीप पर अटैक बोट भी तैनात की गई है। इसके अलावा सीरी द्वीप पर रडार स्टेशन बनाया गया है। ग्रेटर तुम्स पर, लेजर तुम्स पर 2000 किलोमीटर की रेंज वाली गादर 110 मिसाइल और 2000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम शाहिद 136 ड्रोन को तैनात किया गया। तो ये तैयारी उसकी अलग अलग द्वीपों पर देखने को मिलती है। जब हॉर्मुज स्ट्रेट में ये तैयारियां की जा रही थी तो उसे नाम दिया गया था ड्रिल का, अभ्यास का, लेकिन उस सब अभ्यास के बीच में ईरान ने एक बड़ा खेल कर दिया। वहां पर जाकर के जगह जगह पर उसकी तरफ से तैनाती कर दी गई, हर द्वीप पर उसने तैनाती कर दी। कहां कहां क्या क्या तैनाती की गई है वो हमने आपको दिखाया। अब खबर यह है कि अमेरिका पर हमले की तैयारी में ईरान पूरी तरीके से नजर आ रहा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बड़ा दावा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के टारगेट पर अमेरिका है। ईरान ने फिर से अपना एटॉमिक प्रोग्राम शुरू कर दिया है। रूबियो ये भी कह रहा है, रूबियो का बयान बार बार आ रहा है, अमेरिका के लिए खतरा है ईरान, वो ये भी कहते हुए नजर आए थे। अब अमेरिका पर हमले की तैयारी में है ईरान, ये विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक बार फिर से कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उन पर टारगेट सेट कर दिया गया है अमेरिका को। अमेरिका के अन्य शहरों को टारगेट कर दिया गया है। किसकी तरफ से? ये बैलिस्टिक मिसाइलों के द्वारा, ईरान की। ईरान ने फिर से एटॉमिक प्रोग्राम शुरू किया है। वो अपनी इस बात को फिर से दोहराते हुए नजर आते हैं कि अमेरिका के लिए एक खतरा है ईरान, उसकी मिसाइलें अमेरिका के लिए खतरा है और उस पर टारगेट सेट है अमेरिका का। मार्को रूबियो को अब ये डर सता रहा है या वो सच बता रहे हैं? क्योंकि ये डर तो इजराइल को भी लग रहा है कि अगर ये युद्ध हुआ तो आयरन डोम को जिस तरीके से पिछले बार नुकसान पहुंचाया गया था, इस बार भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है और ये मिसाइलों के माध्यम से भी हो सकता है। ईरान अमेरिका और इजराइल को बड़े जख्म देना चाहता है। खामनेई ने साफ तौर पर अमेरिका को भयंकर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। जंग में ईरान का पहला टारगेट खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस होंगे। इनके अलावा इजराइल पर भी हमले किए जाएंगे। ईरान ये बात जानता है कि अमेरिका हमला जरूर करेगा, लिहाजा उसने अपने हथियारों को सुरक्षित रखने के भी इंतजाम कर लिए हैं। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी पर कंक्रीट की मोटी परत बिछाई, जिन्हें केवल बंकर बस्टर बम से ही भेद होना संभव हो सकता है।
ईरान चीन से CM-302 एंटीशिप मिसाइलें खरीदने जा रहा है। इन्हें पकड़ना अमेरिकी सेना के लिए बेहद मुश्किल होगा, यानी ये मिसाइलें अमेरिकी बेड़े को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। खबर है कि ईरान अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। मिसाइलों पर रासायनिक और जैविक वॉरहेड्स भी लगाए जा सकते हैं। जाहिर है कि ईरान तैयार है। वो समझौते के लिए समय भी काटने की कोशिश कर रहा है ताकि तैयारियों को और धार दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस, चीन, ईरान जहां एक साथ खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल नजर आते हैं। अब अमेरिका और इजराइल तो मिलकर के हमला करेंगे ईरान पर। रूस और चीन उन्हें अपने हथियार भी दे रहा है ईरान को, और इसके साथ साथ धमकियां भी दे रहा है कि अगर ऐसा होता है हमला तो चीन अपना रेयर अर्थ मेटल भेजना बंद कर देगा। इन सब के बीच में खबर यह है कि खैरसान में रूस का एक बड़ा हमला देखने को मिला है। अब यह खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि खैरसान में रूस ने एक बड़ा हमला कर दिया है। रूसी सेना ने गैरोन ड्रोन से यह हमला किया है। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। रूस यूक्रेन में अभी भी यह युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, 5वें साल में यह प्रवेश कर गया है। ऐसे में खैरसान में रूस का एक बड़ा हमला हुआ है, जहां रूसी सेना ने गैरोन ड्रोन से हमला किया है और यूक्रेनी सेना को एक बड़े नुकसान का दावा किया है। ड्रोन का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस युद्ध में अगर किसी का हुआ तो वो सिर्फ ड्रोन का हुआ है। रूसी सेना ने गैरोन ड्रोन का इस्तेमाल इस बार किया है। यूक्रेनी सेना को एक बड़ा नुकसान हुआ है, ये उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। खैरसान में ये जब हमला हुआ है तो बड़े नुकसान की आशंका पहले से जताई जा रही है, क्योंकि खैरसान हो, डोनेत्स्क हो, ये वो जगह है जहां पर बार बार हमले किए जाते हैं रूस की तरफ से। और एक बार फिर से इसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए खैरसान में हमला कर दिया गया है। रूस ने यह बड़ा हमला किया और इसमें गैरोन ड्रोन का इस्तेमाल उसने कर लिया है। अब वो कह रहा है कि हमने एक बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। 4 साल पूरे हो गए हैं, बातचीत अभी होने वाली है। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि यह युद्ध पहले ही 3 साल में तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर प्रवेश कर गया है, और यह सब कुछ हुआ है राष्ट्रपति पुतिन की वजह से। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन चाहते ही नहीं है कि यह युद्ध समाप्त हो जाए। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये कहते हैं कि हम इस साल में पूरी तरीके से यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, ये हमारी कसम है। इन सब के बीच में बातचीत का आडंबर भी पूरी तरीके से चल रहा है। अमेरिका मध्यस्थता करने वाला है, इनकी मीटिंग भी होने वाली है, बैठक होने वाली है, लेकिन बातचीत की टेबल पर कोई हल नहीं निकलता है। इधर बातचीत होती है, उधर तैयारी और ज्यादा दोगुनी हो जाती है और ज्यादा क्षमता से युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये तैयारियां की जा रही है इस पूरे युद्ध के दौरान। अब जरा देखिए कि क्या कुछ हमले में नुकसान पहुंचा है यूक्रेन को खासतौर पर। रूस और यूक्रेन की जंग के 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 5वें साल में यह जंग और भी भीषण होती जा रही है और अब इस जंग के परमाणु युद्ध में बदलने के आसार दिखने लगे। पिछले 4 साल से यूक्रेन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं रूस यूक्रेन के डोनबास समेत कुछ और इलाकों पर कब्जा करना चाह रहा है। रूस के लिए जंग विस्तारवाद है। पुतिन की जिद है कि वो यूक्रेन को घुटनों पर ले आएंगे, तो वहीं ज़ेलेंस्की अड़े हुए हैं कि वो रूस को 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। इस बीच रूसी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार मिल सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस सीक्रेट तरीके से यूक्रेन को परमाणु हथियार सौंप सकते हैं। खबरों के मुताबिक फ्रांस और ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को इस तरह से
परमाणु हथियार सौंपे जा सकते हैं, ताकि ऐसा लगे जैसे ये हथियार यूक्रेन ने खुद विकसित किए हैं। हालांकि इस खबर के सामने आते ही रूस का गुस्सा भड़क गया। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने अपने सहयोगियों से परमाणु हथियार लिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दिमित्री ने कहा है कि अगर यूक्रेन को न्यूक्लियर तकनीक मिलती है तो फिर रूस किसी भी तरह के वेपन का इस्तेमाल कीव पर करने से नहीं हिचकिचाएगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में उन टारगेट पर नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार से अटैक किया जा सकता है जो रूस के लिए खतरा पैदा करते हैं। जहां रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो इन सब के बीच में हंगरी और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ गया है। हंगरी ने दरअसल एनर्जी सेक्टर को लेकर के सुरक्षा बढ़ा दी है। यूक्रेन बॉर्डर के पास ड्रोन उड़ान पर अपनी रोक लगा दी गई है उसकी तरफ से। ये हुआ कैसे? ये द्रुज़्बा पाइपलाइन की वजह से हो रहा है सब कुछ। सप्लाई रुकने से हंगरी नाराज नजर आ रहा है और एक मीटिंग भी बुलाई गई थी यूरोपियन यूनियन की तरफ से तमाम कंट्रीज को लेकर के, और उसमें इस बात पर चर्चा हो रही थी कि रूस से जो तेल आयात होता है उस पर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन इस द्रुज़्बा पाइपलाइन की टूटने की वजह से द्रुज़्बा पाइपलाइन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए सप्लाई नहीं हो पा रही है। कई देशों ने बैकआउट कर लिया, उसमें से हंगरी भी एक नाम था। जैसे कहा था कि रूस से अब तेल खरीदेगी, यानी यूरोपियन यूनियन की कंट्री अब रूस के साथ व्यापार करने की तैयारी कर रही है। वो यूक्रेन से नाराज भी इसी वजह से है कि उन्हें ईंधन सप्लाई में मुश्किल हो रही है। यूक्रेन बॉर्डर के पास ड्रोन उड़ान पर वो इसी वजह से रोक लगाते हुए नजर आ रहा है। और यूरोपियन यूनियन में वैसे भी हड़कंप मचा हुआ है कि रूस कब उसकी तरफ निशाना साधना शुरू कर दे। बार बार ये कहा भी जाता है रूस की तरफ से कि वो अब यूरोप को भी नहीं बख्शेगा, और यूरोप की देश डरे हुए नजर आते हैं उसके सामने। और यही एक बार फिर से देखने को मिला है जहां हंगरी की नाराजगी खुलकर के इस बार यूक्रेन को लेकर के दिखाई दी है। यूक्रेन लगातार रूस को जख्म दे रहा है। अब फ्रंटलाइन से लेकर रूस के अंदरूनी इलाकों तक हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना के टारगेट पर रूस के सैन्य ठिकानों के साथ ही कारोबारी केंद्र, रिहायशी इलाके और एनर्जी सेक्टर है, ताकि रूस को भी गहरे जख्म दिए जा सके। ज़ेलेंस्की के जवानों ने स्मोलेंस्क के दोरोगुबुस में एक बड़े खाद कारखाने पर ड्रोन अटैक किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के जवानों ने तातारस्तान में भी ऑयल स्टेशन को निशाना बना। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन्स ने कालियकीनो तेल पंपिंग स्टेशन पर हमला किया। इस हमले के कारण रूस की सरकारी कंपनी ट्रांसनेफ्ट को अपने कच्चे तेल की आपूर्ति में लगभग 2,50,000 बैरल प्रतिदिन की कटौती करनी पड़ी। यूक्रेन ने कुर्स्क और बेलगोरोद पर भी हमले किए। यूक्रेन इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने और रूसी सेना को पीछे धकेलने के लिए सीमित जवाबी हमले कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले जापोरेजिया और खिर्सान पर भी हमला किया। यहां रूसी कमांड पोस्ट और गोला बारूद के डिपो को निशाना बनाने का दावा किया गया। जहां एक तरफ यूक्रेन लगातार रूस पर हमले कर रहा है, तो वहीं रूस ने भी यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। क्या कुछ नुकसान उसकी तरफ से किया गया है?
रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर तबाही बरसा रही है। यूक्रेन का जर्रा जर्रा रूसी बारूद के जख्मों की गवाही दे रहा है। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को एक बार फिर निशाना बनाया। यहां के रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया। रूसी सेना ने स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। रूस ने एक बार फिर पश्चिमी यूक्रेन के लवीव को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि हमले में शहर के बुनियादी ढांचे और नागरिक संपत्तियों को नुकसान हुआ। रूस ने फ्रंट लाइन पर भी हमले किए। रूसी सेना ने ज़ैपोरिज़िया पर भी जबरदस्त हमले किए। यहां कई मिसाइलें गिराई गई जिससे रिहायशी इलाकों नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। रूस ने खार्किव और ओडेसा में एनर्जी सेक्टर पर बड़े हमले किए जिनसे बिजली सप्लाई में दिक्कत आने की बात कही जा रही है और एक बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ ही रूस ने खार्किव पर भी एक बड़ा हमला कर दिया है और इस दौरान रूसी आर्टिलरी से अटैक किया गया। यूक्रेन के हथियार भंडार को पूरी तरीके से तबाह करने का दावा किया जा रहा है। ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर भी हमले का दावा किया गया है। तो खबर यह है कि खार्किव में रूस का एक बड़ा अटैक देखने को मिला है और ये रूसी आर्टिलरी के इस्तेमाल के साथ अटैक किया गया है। यूक्रेन के हथियार भंडार को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, पूरी तरीके से उसे तबाह कर दिया गया है। हथियार भंडार को ही दरअसल निशाना बनाया गया था। ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर भी हमले का दावा किया जा रहा है। ड्रोन को सबसे ज्यादा बर्बाद कर दे, यूक्रेन के हथियार को सबसे ज्यादा बर्बाद कर दे तो वो आधी से ज्यादा जंग को अपने आप से हार जाएगा। और इसी बात का ख्याल रखते हुए यूक्रेन के हथियार भंडार को तबाह किया गया है ताकि वो जंग हार जाए, ताकि वो घुटने इस जंग के दौरान टेक दे। तस्वीरें भी इसकी बार बार इसी तरीके से सैटेलाइट तस्वीरें सामने आती है कि किस तरीके से ये दोनों देश आपस में एक दूसरे को निशाना बनाने पर तुले हुए हैं और उसके बाद विस्फोट और विस्फोट के साथ आती है भारी तबाही। ये भारी तबाही की तस्वीरें हर दिन आती है रूस यूक्रेन से। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जब वहां पर विस्फोट ना हो और वहां से इस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने ना आए। एक बड़ा हमला एक बार फिर से किया गया है। खार्किव को निशाना बनाया गया है। खार्किव से लेकर डोनेत्स्क तक हर वो जगह रूस के निशाने पर है जहां से उसका सोवियत संघ वाला जो प्लान है वो शुरू होता है। उसने इस बार यूक्रेन के हथियार भंडार को तबाह करने का दावा किया है। इसके साथ ही ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर भी हमले का दावा उसकी तरफ से कर दिया गया है। अब खबर यह है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार दिए जाने की खबरें हैं। ब्रिटेन फ्रांस के प्लान पर चीन ने हालांकि ऐतराज जता दिया है। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यूक्रेन को यह नहीं मिलना चाहिए। यह ऐतराज चीन की तरफ से जताया जा रहा है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चीन ये कह रहा है। चीन ये कह तो जरूर रहा है लेकिन रूस भी तो तैयारी कर रहा है परमाणु ट्रायल की, कि हवा हो, जमीन हो या फिर पानी हो, हर जगह से वो परमाणु हथियारों से हमला करने के सक्षम अपने आप को बना सके। अब एक तरफ से ये ऐलान किया गया था ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से कि वो हथियार उपलब्ध करवाएगा, ये परमाणु हथियार उपलब्ध करवाएगा वो यूक्रेन को। लेकिन चीन कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी होगा और अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है, विभत्स हो सकती है। ऐसी कोई सिचुएशन ना बने, इसलिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चीन बार बार ये दोहरा रहा है। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस क्या उसकी इस बात पर राजी हो जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस तो लगातार इस पूरे युद्ध के दौरान 4 साल से यूक्रेन को हर वो हथियार उपलब्ध करवा रहे हैं जिसकी वजह से वो मैदान जंग में टिका रहे। अब चीन भले ही ऐतराज जता रहा हो लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस का उसके ऐतराज के सामने घुटने टेकेंगे, रुकेंगे? ऐसा होगा नहीं क्योंकि फ्रांस जब जाते हैं ज़ेलेंस्की तो पूरी तरीके से कंधे पर हाथ रख करके एमैनुअल मैक्रों की तरफ से ये कहा जाता है कि जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, जो भी उनकी जरूरत है उसे पूरा किया जाएगा, हथियारों में उनकी पूरी मदद की जाएगी। और इस बार ऐतराज अगर चीन ने जताया है तो इससे बहुत ज्यादा फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। पिछले 4 साल से चल रही जंग में यूक्रेन में भारी तबाही हुई।
यूक्रेन के शहर, मैदान, गलियां, मकान, सभी जगह रूसी बारूद के निशान मौजूद हैं। हर ओर सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर है। लोग घरों को छोड़कर शेल्टर होम में शरण लेने को मजबूर हैं। हर पल लोगों को यही डर रहता है कि क्या पता किस ओर से कोई मिसाइल या ड्रोन आए और उनकी जिंदगी का सूरज डूब जाए। इन 4 साल में यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा रूस के कब्जे में जा चुका है, जबकि कई इलाकों में भीषण जंग जारी है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, तभी वो समझौता करेगा। जंग में करीब 670 यूक्रेनी फाइटर जेट्स और 280 से ज्यादा हेलीकॉप्टर तबाह हुए। इसके साथ ही 1,16,000 से अधिक ड्रोन, 650 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और 27,000 से ज्यादा टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि अगले 10 सालों में यूक्रेन के पुनर्निर्माण की लागत लगभग $588 अरब तक पहुंच सकती है। ये राशि बुनियादी ढांचे, आवास, ऊर्जा, परिवहन और सार्वजनिक सेवाओं की बहाली के लिए आवश्यक होगी। यूक्रेन पश्चिमी हथियारों, खुफिया जानकारी और वित्तीय सहायता पर निर्भर है। जर्मनी के कील इंस्टीट्यूट के मुताबिक यूरोप ने 2022 से अब तक 201 अरब यूरो की आर्थिक सहायता दी है, जबकि अमेरिका ने कुल $115 अरब की सहायता दी है। हालांकि अब ट्रंप प्रशासन ने कुछ हद तक हथियार सप्लाई रोक दी है। साफ है कि जंग का सबसे विभत्स रूप सामने आ रहा है। हालांकि बातचीत के प्रयास तो जारी हैं, लेकिन उनमें कुछ खास प्रगति होती नहीं दिख रही। ऐसे में तबाही कब रुकेगी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।